का जो नारा दिया है, सबसे पहले तो मैं रोड पे काम करूंगा। इंस्टीट्यूशन कुछ ऐसा खोलने वाला? मैं आपको वही बता रहा हूं कि मैं हॉस्पिटल्स, कॉलेज की जगह, एक स्कूल की जगह आइडेंटिफाई की है हमने। ठीक है जी, कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। जो स्टेडियम है बच्चों के खेलने के लिए, उस स्टेडियम की क्या दुर्दशा है, उस स्टेडियम को मेंटेन करना है, पार्कों को मेंटेन करना है। एक बार भी पानी नहीं भरा, कोई लाइव नहीं डाला किसी ने एक बार किसी कोई शिकायत नहीं आई कि एक बूंद भी अंडरपास में पानी भरा हो। सर अब जैसे सर रहा हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के आशीर्वाद पा सकूं। सर जब बीजेपी के पास में भी एमसीडी उपचुनाव के नतीजे आए, 9 सीटें थी, अब 60 सीटें बीजेपी ने जीती, 2 सीटें घट गई। आपको नहीं लगता कि जनता का रवैया बीजेपी के प्रति बदला है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोकल चुनाव होता है, लोकल चुनाव में जो निगम का चुनाव होता है, उसमें कई बार एक परिस्थिति नहीं होती कि सरकार की कमी है, उसमें कैंडिडेट्स का चयन भी बहुत बड़ा मैटर करता है। नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के अरविंदो कॉलेज से अपनी पढ़ाई करी, फिर डूसू के वो प्रेसिडेंट बने और इन दिनों बादली विधानसभा के विधायक के तौर पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से निगम पार्षद के तौर पर अच्छा काम उन्होंने करा बादली में, फिर बीजेपी ने उन्हें प्रमोट करके विधायक के रूप में अब विधानसभा भेज दिया है। जो ये पूरा क्षेत्र है बादली, ये बहुत सारी समस्याएं, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि यहाँ का जो कूड़े का पहाड़ है, वो हर बार इलेक्शन का मुद्दा रहता है। उससे भी बड़ा मुद्दा यहाँ पे EWS फ्लैट्स है, जो 7400 फ्लैट, 7400 फ्लैट्स 2016 में बन के तैयार हुए, लेकिन आज तक वो गरीब लोगों को नहीं मिल पाए हैं। जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनको मिलने चाहिए थे। और यहाँ का जो क्राइम का ग्राफ है, वो भी हमेशा सुर्खियों में रहता है, यहाँ का क्राइम। और जो धार्मिक मतभेद है, धार्मिक तनाव वाले इशू है, वो भी बादली, जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में आम बात है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दीपक अहिर जी, दीपक चौधरी जी, जो यहाँ से बादली से विधायक है। भाई साहब, लगभग 10 महीने हो गए आपको विधायक के तौर पर, कैसा आपका अनुभव रहा है? जनता से कितना आपको प्यार मिल रहा है? और प्यार तो आपको मिला, आप विधायक बने, अब समर्थन कितना मिल रहा है मुद्दों को सुलझाने में? बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं डूसू में प्रेसिडेंट नहीं, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूं। डूसू का इलेक्शन मैंने जीता था जी। और 10 महीने का हम कार्यकाल की बात करें तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि पहली सरकारों की तुलना में रेखा गुप्ता जी की सरकार, जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 10 महीने पहले बनी, उसमें कितनी बार, लगभग 4 से 5 बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी विधानसभा में आई हैं। कूड़े के पहाड़ को लेके हो या EWS फ्लैट को लेके हो, और तमाम मुद्दों पर वो गंभीरता से लेती हैं। चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे वो रोड ट्रैफिक जाम का मुद्दा हो, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो, तमाम चीजों पर हमारी सरकार 10 महीने से लगातार जो है निरंतर काम कर रही है। अभी पिछले दिनों भी आपने देखा था कि पिछले 9 तारीख को ही हमारी रेखा गुप्ता जी आई, जो हमारे ये भलसवा में 7400 फ्लैट हैं, जो कि 2016 में गरीब जनता को जो झुग्गी में रहने पे मजबूर है आज भी, उनको मिल जाने चाहिए थे, जिनसे उनका जीवन का स्तर जो है वो बढ़ता, उनके बच्चों का भी जीवन का स्तर बढ़ता। लेकिन एक नाकार सरकार ने उसको जर्जर हालत में होने पर मजबूर कर दिया। वहां पे कोई भी फैमिली नहीं पहुंच पाई। हमारी रेखा गुप्ता जी आई, उन्होंने सारा मुआयना किया। तमाम आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वहां पे चाहे ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन हो, चाहे कम्युनिटी सेंटर हो, चाहे आरोग्य मंदिर हो, चाहे आपका पार्क की सुविधा है, तमाम जो एक अच्छी सोसाइटी में सुविधाएं मिलती हैं, वो हमारे झुग्गी वासियों को भी उसी तर्ज पर, उसी लेवल पर जो है वहां पे सुविधाएं मिलेंगी। सर जैसे कि हमने आपका एफिडेविट देखा था, उसमें एक बात सामने आई थी कि आपके ऊपर एक भी केस नहीं है जी। राजनीति में नेताओं पे बहुत केसेस होते हैं और वो कहते हैं कि हमने जनता के लिए ये सारे मुकदमे लड़े हैं, ये सारे केस झेले हैं। साफ छवि है आपकी, लेकिन आपके इलाके की छवि साफ नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत है। देखिए, मैं हमारे
क्षेत्र का दुर्भाग्य था कि यहाँ पे ऐसे सरकार का राज रहा जिन्होंने घुसपैठियों को बढ़ावा दिया, जिन्होंने क्रिमिनल को बढ़ावा दिया, जिससे हमारी पूरी विधानसभा, मैं तो कहता हूं ऑन हाईवे हम है, आउटर नंबर 1 हाईवे हमारी विधानसभा के बीच में है, आउटर रिंग रोड हमारी विधानसभा के बीच में है, लेकिन फिर भी ये विधानसभा सब दिल्ली की सबसे पिछड़ी विधानसभा में गिनी जाती है। उसका कारण है जो पिछली सरकारें गई। मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं भगवान से ये दुआ करता हूं कि मैं इतनी कोशिश करके मेहनत करके कम से कम जो टॉप की विधानसभाएं हैं, जो सुंदर विधानसभाएं हैं या जाम मुक्त विधानसभाएं, उसमें अपनी विधानसभा को लेके आ पाऊं। क्योंकि क्राइम की बात करें तो हमारे यहाँ जैसे अभी SIR का मुद्दा चल रहा है, तो कई जो है बहुत राजनीतिक जो दल हैं वो परेशान हैं क्योंकि उन्होंने उनके वोटों पर वो जीतते थे, उनके जो उन्हें हमारे देश की जनता पे विश्वास नहीं था, वो घुसपैठियों के दम पे जो है वो चुनाव जीतने का दम रखते थे। लेकिन जब से हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने SIR का मुद्दा जब सदन के पटल पर रखा, तो आपने देखा होगा कि कितने दल जो हैं वो पार्लियामेंट छोड़कर भाग रहे हैं। वही घुसपैठिए जो हैं, क्योंकि हमारी विधानसभा में जहांगीरपुरी है, बलसवा लैंडफिल साइट है और इसके आसपास जो हैं वो बहुत तादाद में रह रहे हैं, जिसकी वजह से क्राइम भी है। मैं DCP साहब से मिला, मैंने साफ शब्दों में उन्हें आपत्ति जो है अपनी दर्ज कराई कि जी यहाँ पे किसी भी तरीके का, चाहे वो किसी भी दल का हो या किसी मजहब का हो, अगर कोई क्राइम करता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे कि जो आदमी क्राइम करने से डरे और जो क्रिमिनल्स हैं उनकी रूह कांप जाए कि अब बादली विधानसभा वो विधानसभा नहीं रही है जो जिस तरीके से वो पहले फलते फूलते थे। सर, आप बादली से जीते, लेकिन एक लंबे अरसे बाद बादली के लोगों ने भाजपा पर और आप पे विश्वास जताया। पहले यहाँ कांग्रेस जीती, फिर आम आदमी पार्टी लगातार जीतती रही, फिर आप जीते। आपकी जीत को आप किस तरीके से देखते रहे हैं? क्या आपने निगम पार्षद के रूप में काम करे उसकी वजह से आप जीते, या नरेंद्र मोदी का करिश्मा है उसकी वजह से आप जीते, या भाजपा की जो पॉलिसीज है उसके बिहाफ पर आप जीते? देखिए, जैसे महाभारत चल रही थी, तो उस समय जब हमारे बर्बरीक जी से पूछा गया कि तुमने युद्ध में क्या देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो है जो है पूरे युद्ध में श्री कृष्ण जी का चक्र चलते हुए देखा है। तो इसी तरीके से पूरे भारतवर्ष में मोदी जी का चक्र चल रहा है, जिससे हमारी भाजपा की जीत में बहुत बड़ा योगदान रहता है। और हमारी जो जनता है, वो जनता का प्यार जो मेरे को हमेशा मिला, एक मेरी धर्मपत्नी का चुनाव था और 3 चुनाव मैंने जीते हैं, तो लगभग हमने 4 चुनाव जीते हैं और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। और सिर्फ जनता जनार्दन है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, और जनता का विश्वास हमारे पे कायम रहे, उसी के तर्ज पर हम काम भी कर रहे हैं। लगभग आपको 10 महीने विधायक के तौर पर हो गए हैं। दिल्ली सरकार जैसे ही सत्ता में आई, बड़े बड़े काम आप लोगों ने करना शुरू कर दिए हैं। जो EWS फ्लैट्स की बात मैं आपसे शुरू में कर रहा था, जो 7,400 फ्लैट्स है वो कब तक लोगों को मिल जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे जर्जर हो गए, क्या उनके लिए दोबारा नया टेंडर होगा? कैसे वो ठीक होंगे? कब तक लोगों को मिलेगा? उस दिन हमने जो है हमारे आला जितने अधिकारी थे हमारे दिल्ली सरकार के, वो तमाम थे और उसी दिन निर्देश दिए हैं। अभी उसका सारी चीजें तैयार की जा रही है, क्योंकि उसमें कई जगह ऐसा आया था कि वो फ्लैट्स की जो डिजाइनिंग है, हमने कहा कि ये छोटा है और इस जगह को अगर हम गेट को थोड़ा आगे शिफ्ट कर लें, फॉर एग्जांपल कह रहे हैं, तो जो हमारे जो जनता वहां पे रहेगी उसको बेनिफिट मिलेगा। तो उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। अभी ये अधिकारी ही तय करके बता पाएंगे कि अभी कितनी जल्दी, क्योंकि तुरंत जल्दी से जल्दी हमें ये फ्लैट उपलब्ध कराने हैं झुग्गी वासियों को। तो अभी मैं समय तो आज आपको मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी इसका रोड मैप तैयार करके और हम इसको जल्द से जल्द जनता को देने वाले हैं। सर, 10 महीने से आप काम कर रहे हो, बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ इलाके में। कौन कौन सी समस्याओं को आपने लगभग कवर कर लिया है और उन पे काम चल रहा है, और कौन से बड़े चैलेंज आपको दिख रहे हैं कि आप उन पे आगे काम करने वाले हो? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास में
मैंने जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने कहा था कि जाम मुक्त बादली, क्राइम मुक्त बादली और सुंदर बादली का सपना हमने देखा है। तो इस पूरे वाक्य में हमारी पूरी विधानसभा का विवरण हो जाता है कि मेरी सोच क्या है। और मैं आपको बताता हूं कि जो कूड़े का पहाड़ है, अगले 1 साल के अंदर अंदर हम लगभग इसे खत्म कर देंगे। जो कि सपनों से हमारे बादली वासी सोच रहे, बादली विधानसभा के सारे वासी सोच रहे थे कि ये कूड़े का पहाड़ कब खत्म होगा, अगले 1 साल के अंदर अंदर लगभग हम इसे खत्म कर देंगे। और मैंने अभी हमारी रेखा गुप्ता जी से बात की, हमारे सांसद साहब से बात की, योगेंद्र चंदोलिया से, हर्ष मल्होत्रा से बात की कि किस तरीके से हम डीपीआर तैयार करें। उस पर भी काम चल रहा है कि हम जाम मुक्त बादली, लगभग जहां रोड का चौड़ीकरण है, जैसे मैंने अभी पुश्ते की रोड की बात करी, हमारे साथ नाले के साथ में डबल रोड की बात कर रहे हैं, या हम कोई फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, या बाईपास चौक के जो जाम की बात है, या गुजर चौक पे जो हम झील के किनारे हमारा एक रास्ता निकलना है उस पे है। तमाम सब चीजों पे मेरी अधिकारियों से बात चल रही है और मैं अपनी बादली विधानसभा की जनता को ये सुनिश्चित करता हूं कि जो मैंने वादा चुनाव के दौरान किया था कि जाम मुक्त बादली, क्राइम मुक्त बादली और सुंदर बादली बनेगी, वो पूरा करके दिखाऊंगा आप लोगों के आशीर्वाद से। सर, आपके इलाके में खबरें आती रहती है कि यहाँ बांग्लादेशी लोग रहते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते हैं, उसको लेकर आपने क्या कदम उठाए हुए हैं? क्या कुछ लोगों को आपने आइडेंटिफाई करा है या फिर सारी ये चीजें अफवाही है, ऐसा है? नहीं, बहुत हद तक जो है मैंने बोला भी है। और अभी जब एसआईआर जब से शुरू हो जाएगी दिल्ली में, तब आपने देखना जैसे अब बांग्लादेश बॉर्डर पे भीड़ लगी हुई है वापसी जाने वालों की, इसी तरीके से दिल्ली से भी जो पलायन होगा वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। सर, दिल्ली सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि मकान दुकान तोड़ रहे हैं गरीब लोगों के, लेकिन हमने देखा है सैनिक फॉर्म में भी कल बुलडोजर चल रहे हैं। तो ये कार्रवाई को कैसे देखते हैं अतिक्रमण के खिलाफ? देखिए, दिल्ली अनप्लान्ड तरीके से जो पिछली सरकारें थी जी, उन्होंने बसा दी। ना हमारा सीवेज सिस्टम ठीक है, ना हमारे रोड ठीक है, जाम की स्थिति इतनी बुरी हो गई क्योंकि पिछले 15-20 साल में एनसीआर भी जो है हमारे यहाँ आसपास में बस गया है। और ये तो पहले भी होते रहे हैं जहां पे अतिक्रमण किया है लोगों ने, तो अतिक्रमण हटना भी चाहिए। क्योंकि कई जगह बहुत सी ऐसी होती है कि बहुत से लाखों लोग परेशान हो रहे हैं किसी एक अतिक्रमण की वजह से। अब हमारे यहाँ पे ये कई जगह रोड रोक के जो है लोगों ने झुग्गियां डलवा दी हैं। अब हम नहीं कह रहे कि झुग्गीवासियों को हमें यहां से हटाना है, हम उन्हें प्रॉपर जगह देंगे, प्रॉपर जगह देके रोड खुलवाएंगे जिससे जाम मुक्त हो। और दुकान मकान, भाजपा सरकार कभी भी किसी का घर या मकान नहीं तोड़ना चाहती है, लेकिन अगर अतिक्रमण किया हुआ है और रोड के बीच में आ रही हैं कुछ चीजें या गलत तरीके से बनाई है तो उन पे कार्रवाई हो रही होगी। सर, आपकी इलाके का इतिहास रहा है, ये जो इलाका रहा है ये हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए भी जाना जाता है जी, और ऐसे विवाद अक्सर सामने आते रहे हैं, ऐसा दोबारा ना हो आपके इलाके में? पिछले नहीं, अब मैं आपको बता देता हूँ 2022 के दौरान में जहांगीरपुरी जो क्षेत्र आता है वहां पे ऐसा दंगा हुआ था, लेकिन मैं आपको सुनिश्चित करता हूं आपके टाइम में नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैंने अपने चुनाव के दौरान भी एक चीज कही थी और मैं आज फिर दोहराना चाहता हूं कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को अपनी विधानसभा में रहने ही नहीं दूंगा। मैं किसी मजहब या धर्म के खिलाफ नहीं हूं। मैंने अपने चुनाव के दौरान भी एक बात बोली थी कि मुझे मुसलमान भी जो चाहिए वो अब्दुल कलाम वाला मुसलमान चाहिए, जो कि जिनकी रगों में देशभक्ति हो, हमारे देश के बारे में सोचते हो। सर, बहुत सारे काम आप कर रहे हो, लेकिन मैंने देखा जो मेन रोड है यहाँ के, वहां पे भी सीवरेज का पानी आया हुआ है, बहुत बुरी हालत है। देखिए, पिछले ऐसा नहीं है आज की बात हो, महीनों से भरा पिछले अभी भी हमने टेंडर कॉल किए हैं और इनकी सफाई एक बार सीवर की, क्योंकि सरकार बनने के बाद भी बजट लोकेट होने में समय लगता है। आप ये अगले जो अभी ये मानसून आएंगे जी, इसमें आपको जल भराव की समस्या कहीं भी नहीं मिलेगी। पहली बार ऐसा हुआ है हमारे विधायक बनने के बाद में, पहली बार पूरी विधानसभा में जितने भी मेरे अंडरपास हैं
एक बार भी पानी नहीं भरा, कोई लाइव नहीं डाला किसी ने एक बार किसी कोई शिकायत नहीं आई कि एक बूंद भी अंडरपास में पानी भरा हो। सर अब जैसे सर्दियां आ गई है, जिस तरीके का आपका इलाका है, बहुत सारे गरीब लोग भी यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, तो सर्दियों में रहने के लिए क्या उनके लिए रैन बसेरे ऐसा कुछ? रेन बसेरे जो है वो दिल्ली सरकार लगाने लग रही है। हमारे जो है आशीष सूद जी वो भी जाके मुआयना कर रहे हैं उनका, और हम भी जाएंगे। कहीं पे कोई इंसान को ठंड से अपनी जान ना गंवानी पड़े, उसका पूरा ध्यान हमारी दिल्ली सरकार और रेखा गुप्ता जी की सरकार रखेगी। सर लगभग 10 महीने बीत गए हैं आपके पास में, आप लगभग 4 साल 2 महीने रह गए हैं। कुछ बड़े विजन जो आपके मन में है, ये ऐतिहासिक काम आप बादली के लिए करने वाले हो, कौन कौन से हैं जो आप 5 साल के अंदर कंप्लीट करने वाले? मैंने सबसे पहले जाम मुक्त बादली का जो नारा दिया है, सबसे पहले तो मैं रोड पे काम करूंगा। इंस्टीट्यूशन कुछ ऐसा खोलने वाला? मैं आपको वही बता रहा हूं कि मैं हॉस्पिटल्स, कॉलेज की जगह, एक स्कूल की जगह आइडेंटिफाई की है हमने, ठीक है जी। कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, जो स्टेडियम है बच्चों के खेलने के लिए, उस स्टेडियम की क्या दुर्दशा है, उस स्टेडियम को मेंटेन करना है, पार्कों को मेंटेन करना है, रोड्स को मेंटेन करना है, फ्लाईओवर्स, तमाम तरीके के। अभी जैसे रैपिड रेल, जैसे दिल्ली मेरठ जो है, और दिल्ली से पानीपत के लिए भी है, उसकी भी चर्चा चल रही है कि वो प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी शुरू हो, जिससे हमारी विधानसभा वालों वासियों को जो है उसका लाभ मिल सके। सर आपने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए हैं, तो मोहल्ला क्लिनिक आपने कितने आपके इलाके में बंद हुए हैं, कितने आपने आरोग्य मंदिर खोले हैं, या मोहल्ला क्लिनिकों पे ही आपने आरोग्य मंदिर का? नहीं, मैं आपको बता देता हूं, कुछ अफवाह फैलाने की कोशिश की जाती है। आप मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा है कि मोहल्ला क्लिनिक की क्या हालत थी। तो कहीं गधे घूम रहे हैं, कहीं कुत्ते घूम रहे हैं, किसी पे ताला लगा हुआ है। क्या रिपोर्ट में आई है कि वहां पे दवाइयां नहीं थी, दवाइयां नकली पाई गई कई जगह, जिससे हमारी जनता की जान को खतरा था। हमने तमाम उनको ठीक करके अभी आरोग्य मंदिर पीछे भी हमने खोले हैं। जी जी। और आप जाके देखिए, मैं आपको कहता हूं, आप जाइए, अपने कैमरे को लगे जाइए, कितनी वहां पे दवाइयां हैं, कितनी हमारी लिस्ट में दवाई और कितनी वहां उपलब्ध है, जिससे लोगों को सुविधाएं मिले। सर आपका जो इलाका है ये इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री वालों की भी बहुत सारी समस्या है। फैक्ट्री से बोलते हैं कि प्रदूषण हो रहा है आपके इलाके में, और AQI में बादली ऊपर ही रहता है जी। और दूसरा सवाल है रोजगार का, तो उसके लिए क्या काम कर रहे हो आप? देखिए, मैंने एक NGO के माध्यम से, जो हमारे यहाँ रोड में मिट्टियां भी रहती थी, जिसे डस्ट पड़ी होता था, और बहुत सी जगह ऐसी थी कि बहुत टाइम से गाड़ियां खड़ी हैं और डस्ट है, रोडों पे डस्ट हो रहा है। तो अभी आप जाइए, मैं आपको फोटो प्रोवाइड करा दूंगा बिफोर एंड आफ्टर की, ठीक है, किस तरीके से हम रोड साफ करा रहे हैं। पोल्यूटेड फैक्ट्री हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कैटेगरी है वो पोल्यूशन वाली नहीं है, नॉर्मल उसकी है, तो उस पर भी हम ध्यान रख रहे हैं। और मैंने अभी जो हमारे जितने भी ये संस्थाएं हैं, जो इनकी इंडस्ट्रियल एरिया वाली संस्थाएं हैं, उनसे मैंने बात की और बात करके उनकी समस्याएं सुनी है कि उनको क्या दिक्कत है। सबसे पहले जाम की दिक्कत है जी। हमारे संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर कोई भी अंडरपास नहीं है, जिससे हमारे जो सारा ट्रैफिक है वो लिबासपुर की पुलिया पे आता है, और वो ट्रक जो है काफी देर खड़े रहते हैं, गाड़ियां काफी घंटे खड़ी रहती है, जिससे पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है। तो मैंने हमारे हर्ष मल्होत्रा जी से भी आग्रह किया कि जल्दी से जल्दी अगर हमारे हाईवे के नीचे से या ऊपर से जो है हमें पुल मिल जाए, तो जो है हमारे यहाँ जाम में स्थिति सुधरेगी और पोल्यूशन से स्थिति सुधरेगी। सर कूड़े का पहाड़ आपकी विधानसभा में है और ये ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है, उसके बारे में बात कर करके लोग सत्ता में आते रहे हैं जी। ओखला में हमने देखा, वहां गृह मंत्री ने वेस्ट टू मैनेजमेंट प्लांट लगाया, वो लैंडफिल छोटी हो गई है, तो ऐसा कुछ प्लांट आपके यहाँ लगने वाला है? कुछ ऑलरेडी लगा हुआ है, अच्छा ऑलरेडी चल रहा है, आप देखिए कितना वो कम हो चुका है। आप एक बात बताइए, हमारे 10 महीने की सरकार में रेखा गुप्ता जी, हमारे खट्टर जी, हमारे आशीष सूद जी, हमारे सिरसा जी, हमारे योगेंद्र चंदोलिया जी, मैं कितने हमारे जो है नेता हैं, बड़े नेता हैं, केंद्र के नेता हैं, मंत्री हैं हमारे, सब तो आके देख के जा रहे हैं। हर महीने विजिट हो रही है कि कितना खत्म हो गया है, क्योंकि मोदी जी का निर्देश है कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त करना है, हमें कूड़ा खत्म करना है,
पोल्यूशन मुक्त करना है, उसके तर्ज पर हमारी दिल्ली सरकार काम कर रही है। सर बीजेपी की जो पॉलिसी रही है मतलब कि सबके काम करने वाली रही है, आप तो विधायक बन गए हो, तो आपको ऑपोजिशन वाले भी फोन करते होंगे, आपको काम बताते होंगे, नहीं बताते हैं? आज मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास सब आते हैं, और जब चुनाव जिस दिन रिजल्ट परिणाम घोषित हो जाता है, उस दिन के बाद से कोई भी जो विधायक बनता है, हाँ, वो कोई एक पार्टी का विधायक नहीं बनता है, वो जन प्रतिनिधि बनता है। तो मेरे पास वो किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, मेरे पास कोई आएगा तो मैं सबके काम करूंगा, सबको साथ लेके चलना है। जैसे मोदी जी ने बोला, सबका साथ सबका विकास, सबके काम किए जाते हैं, और कभी भी कोई भी ऑफिस पे आ सकता है और अपने काम करा सकता है। जी सर, आपको नहीं लगता है कि जैसे कि आपका इलाका, वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन लोगों के डेवलपमेंट के लिए और जो इंटरनल एरिया उसके डेवलपमेंट के लिए आपको थोड़ी और पावर मिलनी चाहिए, थोड़ा आपको मंत्री के रूप में या किसी और के रूप में? ये तो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई नहीं सोचता कि उसे क्या मिलेगा। सरकार सबके काम करने के तरीके देख रही है, मुझे कोई लालच नहीं है किसी चीज का। जनता ने मेरे को प्यार दिया है, जो आशीर्वाद हमारी पार्टी देगी मैं उसे हर स्टेज पे निभाऊंगा। मेरे को कोई लालच नहीं है। पब्लिक ने अभी मेरे को विधायक के तौर पे दिया है, आशीर्वाद दिया, तो मैं विधायक को एंजॉय कर रहा हूं, और विधायक के तौर पे जो लोगों की परेशानियां मैं सोल्व कर पा रहा हूं, मेरे को बहुत मजा आ रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के आशीर्वाद पा सकूं। सर, जब बीजेपी के पास में भी एमसीडी उपचुनाव के नतीजे आए, 9 सीटें थी, अब 60 सीटें बीजेपी ने जीती, 2 सीटें घट गई। आपको नहीं लगता कि जनता का रवैया बीजेपी के प्रति बदला है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोकल चुनाव होता है, लोकल चुनाव में जो निगम का चुनाव होता है, उसमें कई बार एक परिस्थिति नहीं होती कि सरकार की कमी है, उसमें कैंडिडेट्स का चयन भी बहुत बड़ा मैटर करता है। दूसरा, कैंडिडेट है कोई, अगर कोई जीता है, अगर किसी और दल का भी जीता है, हो सकता है उसका प्रभाव उसके समाज पे, उसके कुछ क्षेत्र में हो। तो लोकल जो चुनाव होता है एमसीडी का, वो बड़े अलग तरीके से मापा जाता है। जी सर, आज कांग्रेस की रैली भी है रामलीला मैदान में, लाखों लाख लोग आ रहे हैं, तो क्या रैली से कुछ फायदा होगा कांग्रेस को? देखिए जी, वो तो आप जनता बेहतर बता पा रही है। पिछले 10-15 साल में जनता ने कितनी बार जवाब दिया। अभी बिहार चुनाव हुए, उससे पहले दिल्ली के चुनाव हुए थे, ठीक है, तो जनता बड़े बेहतर तरीके से बता रही है, ठीक है। जनता किसके साथ है वो बड़े बेहतर तरीके से बता रही है। मोदी जी के नेतृत्व में जो है देश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, तो मोदी जी को तीसरी बार उन्होंने लगातार जीता है। तो ये तो जनता बता रही है। अब देखो, विपक्ष है, विपक्ष तो अपना मुद्दा रखेंगे कुछ ना कुछ, तो उन्हें जो समझ में आएगा। नहीं तो वोट चोरी कब क्या होती थी, किन लोगों ने जो है नकली वोट बनवाए हैं, किन लोगों ने क्या किया है, वो एसआईआर में भी सारा पता लग जाएगा। उसी से तो परेशान हो रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, अभी कोई भी कांग्रेस या कोई भी दल जब ये कह रहे हैं कि भाई ये गड़बड़ी हो रही है, इस तरीके से ये चीज हो रही है, फिर एसआईआर से क्यों डर रहे हैं? मतलब उनके कहीं ना कहीं गड़बड़ी है ना, तभी वो शोर मचा रहे हैं कि शोर मचा के जो है हम इस मुद्दे को दबा पाए। लेकिन वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो दबने वाले नहीं है, जिन्होंने 370 में एक जो है पत्ता नहीं हिलने दिया। लोग कहते थे जो है गृह युद्ध छिड़ जाएगा 370 हटाई तो, बताइए क्या है कोई पत्ता भी हिलाओ तो माननीय गृह मंत्री जी उनके नेतृत्व में बड़े अच्छे से सारा देश संभलेगा। जी सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप ऑपोजिशन में रहे, 2015 में 3 विधायक आपके पास में रहे, 2020 में 8 हो गए। जब आप लोगों की संख्या कम थी तब भी आपने एग्रेसिव मोड में बातों को रखा। वही आम आदमी पार्टी के पास अभी 22 विधायक है ऑपोजिशन में, तो मुद्दों पे बात ना करके असेंबली में हल्ला करना, कंप्लेंट लेके जाना, मैंने आपको बायकॉट करना, अभी हमारे, मैं रेखा जी का एक आपकी अदालत में एक मैं बयान सुन रहा था। अभी उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि भाई अपना बाबा भीमराव अंबेडकर जी और अपना शहीद भगत सिंह जी की जो है तस्वीर के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो तस्वीर अपने रूम में सामने लगा ली। ठीक है जी। अब वो सामने लगाई कि मेरे को उनसे प्रेरणा मिलती रहे। उनको बुलाया,
उससे पहले जो है वो उनको बाहर नारेबाजी कर रहे थे हमारे विधानसभा परिसर में, उनको बुलाया और दिखाया भाई ये तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो फिर जो है जाते हैं कि अच्छा ठीक है लगी हुई है सर्टिफिकेट, लेकिन बाहर गए, बाहर जाने के बाद फिर वही जैसे वो बोल रहे थे कि होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। अब क्या नहीं होने देंगे ये तो बताइए। आपके पास मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, आप मुद्दे खोज के निकाल रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के। मुद्दे होने चाहिए थे आपके पास समय की विकास के बारे में बात करें, ठीक है। और आज अगर एक में कमी आई है तो ये हमारी रेखा गुप्ता जी की देन है। और दूसरी बात आपको बता देता हूं, अभी तो 9 महीने 10 महीने की है, आप हर साल जो है दिल्ली की साफ हवा होती देखेंगे आप लोग। सर आप तो मतलब मोदी जी की आपने बहुत तारीफ कर दी, रेखा गुप्ता जी की बहुत तारीफ कर दी, लेकिन आम आदमी पार्टी में भी आपके कुछ दोस्त होंगे जिनको आप बहुत अच्छा मानते होंगे, कोई ऐसा विधायक जिनको आप अच्छा मानते हो, आपकी पर्सनल टर्म कंडीशन अच्छी हो? नहीं, ऐसा अभी तक तो कोई ऐसा नहीं ऐसा कोई नहीं हुआ, क्योंकि कोई नहीं, अभी कोई ऐसी दोस्ती नहीं हुई ना किसी से। हाँ, विधानसभा में मिलते हैं तो सबसे हाय हेलो जरूर होते, लेकिन ऐसा अभी कोई ऐसा वो नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जी कैसे लगता है आपको? अब तो दिखते ही नहीं है, वैसे कैसा लगता है आपको? मेरे को अरविंद केजरीवाल जी से जो है, कभी मिले हो आप उनसे? मैं आज तक कभी नहीं मिला उनसे, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि उन्होंने दिल्ली की जो दशा बना दी है पिछले 10 साल में, दिल्ली कहाँ यूपी बिहार पहले 10 साल पहले की क्या हालत थी और आज क्या हालत है जी। और 10 साल पहले दिल्ली की या 15 साल पहले 20 साल पहले दिल्ली की क्या हालत होनी चाहिए, आज क्या होनी चाहिए थी, ये साफ स्पष्ट में है। और मैं क्या बताऊंगा, ये तो जनता ने बता दिया। जब उनको खुद चुनाव हरा दिया तो जनता ने आईना दिखा दिया उन्हें। तो बहुत सारे मुद्दों पे विधायक जी आपसे बात हो गई, कुछ अहम बात जो मेरे से छूट गई आप बताना चाहते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप तो इस चीज के माहिर हैं, आपने सारी चीजें मेरे से अच्छे संक्षेप में पूछ लिया है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।